पूरे विश्व की नजर अब भारत पे है, क्योंकि भारत करेगा G20 का नेतृत्व और एक अहम भूमिका जो निभा रहे हैं इस G20 प्रेसिडेंसी ईयर में। G20 शेरपा फॉर इंडिया अमिताभ कांत जी हमारे संग आ चुके हैं। मैं आपको बुलाना चाहूंगा अमिताभ कांत जी ऑन द स्टेज। कुड यू प्लीज हैव यू ऑन द स्टेज, जो एक बड़ी अहम वार्ता करेंगे मेरे सहयोगी के संग, दी एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ न्यूज एक्स मेघा शर्मा। जी हां, बहुत ही अहम चर्चा होगी तमाम आर्थिक और जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स पे with Amitabh Kant, who of course needs no introduction, has a long legacy of service to the nation. Megha, the floor is yours. Thank you, Uday. A very, very warm welcome to you, Amitabh Kant ji. You know, he's donned several hats. When it came to being the CEO of Niti Aayog, he is the key driver when it comes to the Prime Minister's pet projects, whether it is about Incredible India, whether it is about Make in India, whether it is about Startup India. And now the most prestigious hat that he wears is the G20 Sherpa hat. मैं आपसे शुरू करूंगी अमिताभ कांत जी। G20 प्रेसिडेंसी इंडिया की, देश भर में ढिंढोरा है कि भारत में शादी है और पूरे विश्व को न्योता है, और आप G20 शेरपा इसको लीड कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, चाहे वो उदयपुर में हो, चाहे वो बैंगलोर में हो, मुंबई में हो, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हो। ये किस तरफ इनिशिएटिव जा रहा है? हमारी जो G20 प्रेसिडेंसी है नवंबर 2023 तक है। तो देखिए, G20 जो होता है वो दुनिया के बहुत विकसित देश और विकासशील देश सबको मिला के होता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट फोरम है क्योंकि दुनिया का जो 85% GDP होता है वो G20 देशों से आता है, और दुनिया का 78% ट्रेड G20 देशों से आता है, और 90% पेटेंट्स G20 कंट्रीज से आते हैं। अभी तक हम लोग जो एजेंडा डेवलप्ड वर्ल्ड आगे लाता था उस पर हम लोग अपने कमेंट्स देते थे। ये पहली बार है कि भारत को अपनी प्रायोरिटीज पर दुनिया के आगे लाने का एक अवसर मिला है, और बाकी देश उस पर कमेंट्स अपने देंगे, और हम लोग एक कम्युनिके आगे चल के लीडर्स समिट में इशू करेंगे, पर वो भारत की इनिशिएटिव पर होगा। तो साधारण तरीके से G20 की मीटिंग्स होती हैं, उनके मिनट्स इशू होते हैं। वह भारत ने ये डिसाइड किया है कि इनकी जो भी मीटिंग्स होंगी 215 मीटिंग्स होंगी, जिनको कि हम भारत के हर राज्य में और हर यूनियन टेरिटरी में करेंगे, हर सिटी में 56 शहरों में करेंगे। तो ये एक अवसर मिलता है कि इन 56 शहरों को हम ट्रांसफॉर्म कर सकें, उनकी सड़कें हों, उनके पॉट होल्स हों, उनके ड्रेनेज हों, उनके सुएज हों, उनको हम एक बड़ा बदलाव इन सिटीज में ला सकते हैं, जो कि उदयपुर, राजस्थान सरकार ने उदयपुर में किया, कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर में किया, और महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में किया। उन्होंने शहरों की शक्ल बदली जी। और दूसरा कि स्टेट्स को एक अवसर मिलता है कि वो अपने कल्चरल प्रोग्राम, उनके फोक आर्ट फॉर्म्स हों, क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हों, उनको दुनिया के आगे ला सके, और तीसरा कि अपने क्यूलिनरी और क्विजीन टैलेंट को दिखा सकें अपने अपने स्टेट के। और ये एक अवसर मिलता है इन स्टेट्स को अपने हैंडीक्राफ्ट्स, क्योंकि हम उनके स्टेट के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स को हम गिफ्ट्स की तरह देंगे, उनको डिस्प्ले करेंगे। तो आप हैंडीक्राफ्ट का मार्केट करीब $50 बिलियन का है, ट्रैवल टूरिज्म का करीब $440 बिलियन का है, तो हमारा 2% शेयर है। हम कैसे इस अवसर को उपयोग करके एक ट्रैवल टूरिज्म डेस्टिनेशन बने, हैंडीक्राफ्ट डेस्टिनेशन बने, कल्चर के ब्रांड बने, और हर स्टेट एक कैसे ग्लोबल ब्रांड बन सके, ये एक अवसर, बहुत बड़ा अवसर इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिलता है। बिल्कुल, आपने बोला G20 इंडिया को ग्लोबल ब्रांड बनाया जाए, ये ऑलरेडी बन चुका है। आई थिंक अगर अभी आप टाउन्स में जाएं, विलेजेस में जाएं, जैसे कि होर्डिंग्स लगी हैं, पोस्टर्स लगे हैं, बच्चा अब समय जानता है कि G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के हक में है, इंडिया इसको लीड कर रहा है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि इसको नेशनल सेलिब्रेशन की तरह देखा जाए, इसको कोई सरकारी काम की तरह ना देखा जाए, सरकारी टास्क की तरह देखा जाए। जयशंकर जी ने भी ऐसा बोला था। इसमें कुछ पॉलिटिक्स हुई थी, पर हम पॉलिटिक्स को
बाहर छोड़ेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि इंडिया का जो की एजेंडा है इसको लीड किया जा रहा है, और इंडिया का की एजेंडा क्या है, क्योंकि जब विश्व भर में इन्फ्लेशन दिखाई दे रही है, रिसेशन दिखाई दे रही है, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम्स है, इंडिया यहाँ पे कैसे उभर के आता है? क्योंकि इंडिया इज नाउ द 4th लार्जेस्ट growing economy in the world. The GDP is at 6.9%. The world is looking towards India, whether it is about economics, whether it is about strategy, whether it is about the Indo-Pacific Quad relationship that India has taken forth. तो देखिए, इंडिया की जो प्रायोरिटीज हैं वो एक तो जब इंडिया कर रहा है तो दुनिया के आगे कई चैलेंजेस हैं, कई चुनौतियां हैं, और वो चुनौतियां हैं क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, रिसेशन आ रहा है, और कोविड की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है लर्निंग आउटकम्स, हेल्थ आउटकम्स पे। करीब 20 करोड़ लोग गरीबी में जा चुके हैं, 10 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। क्लाइमेट फाइनेंस का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्टेड है, तो फिर से चाइना में कोविड आया है। तो ये सब दुनिया वैश्विक चुनौतियां हैं, पर हर चुनौती एक बहुत बड़ा अवसर देता है, और इसलिए हमारे विचार से भारत की प्रेसिडेंसी के सामने एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम एक ग्लोबल लीडरशिप दिखा सकें, और हमारी जो प्रायोरिटी है वो इसी तरह चुनी गई है, क्योंकि भारत ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में फास्ट पेमेंट, डिजिटल आइडेंटिटी, डेटा एम्पावरमेंट, बैंक अकाउंट्स, इन सब क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम किया है। कोविड में ही हमने दो जो आप देखिए कितने सबको हमने करीब 2 बिलियन लोगों को वैक्सीनेशन दिया, और कहीं पेपर वर्क उपयोग नहीं किया, ये सारा कैशलेस, पेपरलेस, डिजिटल था। इसी तरह हर व्यक्ति के पास एक डिजिटल आइडेंटिटी है, हर व्यक्ति के पास एक बैंक अकाउंट है, और हमारा जो डिजिटल पेमेंट है वो यूएसए और यूरोप और फ्रांस और जर्मनी से 7 गुना ज्यादा है, और चाइना से 3 गुना ज्यादा है डिजिटल पेमेंट। तो ये एक, अगर हम कोविड के समय हमने करीब सारे व्यक्तियों को, सारे गरीब लोगों को, हम 47 करोड़ लोगों को हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से कोई गरीबी में नहीं जा सका। तो ये एक लेसन है कि कैसे डिजिटाइजेशन को उपयोग करके हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सके बाकी दुनिया में। करीब 70 देश ऐसे हैं जिनको कि ग्लोबल डेट की प्रॉब्लम है, और 133 देश ऐसे हैं जहां की डिजिटल पेमेंट नहीं है। करीब 400 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल आइडेंटिटी नहीं है, 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो इंडिया का मॉडल हम कैसे दुनिया में ले जा सकें, ये एक इंडिया का नैरेटिव दुनिया में कैसे ले जा सकें, ये बहुत बड़ा अवसर। आपको लगता है इंडिया का नैरेटिव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ऑलरेडी बन चुका है विश्व गुरु का? इंडिया बीइंग द लीडिंग लाइट, द ब्राइट शाइनिंग लाइट टू बी टेकन एज एन एग्जाम्पल, चाहे वो वैक्सीन वॉर ही क्यों ना हो, डिजिटाइजेशन जैसे आपने कहा, यूरोपियन नेशंस, अमेरिका, दे आर वांटिंग टू रेप्लिकेट आवर मॉडल। और अभी देखा जाए जो G20 प्रेसिडेंसी बाली के अंदर खत्म हुई, वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, और इंडिया वाज लुक्ड एज अ नेगोशिएटिंग पावर बिटवीन द ग्लोबल साउथ एंड द वेस्ट। सो कहीं, और यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर हर बार जब नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आने की बात होती है तो इंडिया का नाम सबसे पहले आ जाता है। तो इसी सेंटिमेंट को आगे बढ़ाते हुए G20 में, जैसे कि आपने कहा कि ग्लोबल एजेंडाज हैं, क्लाइमेट चेंज है, इकोनॉमिक्स है, रिसेशन, इन्फ्लेशन है, पर जो इंडियन प्राइड है जिसके बारे में हम सारा देश खुश होकर बात करता है, और हमारे अंदर एक रिन्यूड विगा है, उसको कैसे दर्शाता है G20? देखिए, बहुत बड़ा अवसर है ये, क्योंकि एक दुनिया में सब जगह चैलेंजेस हैं, और बाली ने दिखाया कि बाली में इंडोनेशिया साल भर उनकी सारी मीटिंग्स में कोई कम्युनिकेट नहीं हो पाया, पर जो बाली की मीटिंग थी उसमें, जो शेरपा की मीटिंग थी उसमें इंडिया ने लीडरशिप ली, और इंडिया के साथ मिले फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, ब्राजील हो, मेक्सिको हो, साउथ अफ्रीका हो, हम लोगों ने G7 को भी कन्विंस किया, रशिया को भी कन्विंस किया, चाइना को भी कन्विंस किया, और उसी वजह से इंडोनेशिया में एक कम्युनिके निकलकर उभरा, एक निकल पाया, और सारे लीडर्स ने माना कि ये एक बहुत बड़ा इंडिया का रोल रहा है इसमें, बाली में।
और इसी तरह सबने जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो चर्चा हुई, सारे दुनिया के लीडर्स ने कहा कि इंडिया ने इंडिया स्टैक की वजह से दुनिया की लीडरशिप ली है और सारे डेवलपिंग कंट्रीज में ये मॉडल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी। तीसरा एक बहुत बड़ी चीज है कि इंडिया एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन के उभरा है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी आवाज बन के इंडिया निकला है और ये बहुत जरूरी है कि हम उनकी जो चैलेंजेस हैं, जैसे ग्लोबल डेट उनका एक चैलेंज है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उनका एक चैलेंज है, लिटरेसी और हेल्थ उनका एक चैलेंज है, ये सारे क्षेत्रों में भारत ने वैक्सीन मैत्री हो या हेल्थ का कई मॉडल हो या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मॉडल हो, ये सब आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। बिल्कुल। मैं आपसे एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछना चाहती हूँ, जो कि आपने पहले भी मेंशन किया था कि ये सिर्फ बॉम्बे या दिल्ली या बैंगलोर में नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे रीजन्स हैं, कुछ टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, वहां पर भी ये G20 समिट हो रहा है। और महत्वपूर्ण ये बात है कि ये कश्मीर में हो रहा है, लद्दाख में हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। इस G20 फंक्शंस और प्रोग्राम्स की इन 3 जगहों पे स्थापना करने से इंडिया क्या मैसेज दे रहा है वर्ल्ड को? देखिए, पहला तो मैसेज जो भारत ने भेजा वो अपने थीम से भेजा, वसुदेव कुटुंबकम, और दूसरा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो हमारी थीम है कि हमारी डिफरेंट पॉलिटिकल फिलॉसफी हो, हमारी डिफरेंट आइडियोलॉजी हो, हम डिफरेंट ज्योग्राफीज में हो, पर हम सब एक कॉस्मोस से आते हैं, एक कॉस्मिक वेब से हम सब पैदा हुए, और इसलिए हम सबको मिलकर वननेस से काम करना जरूरी है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, पर हम सबको साधारण व्यक्ति, सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए जब 43 लीडर्स एक साथ मिलेंगे तो उनको सिटीजन्स के लिए काम करना है। वो मैसेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी का और वन फैमिली का मैसेज भारत ने भेजा है जी, और ये इसको हम आगे ले जाएंगे। बिल्कुल। और जब आप कह रहे हैं कि 20 G20 नेशंस जो आ रही हैं, प्लस 43 जिनको न्योता दिया गया है, गेस्ट नेशंस, इनवाइटेड नेशंस, वहां पे हमारे मैसेजेस हैं, पर्टिकुलरली इट कम्स टू काउंटर टेररिज्म, when it comes to vaccination program, when it comes to digitization, ये उस समय जब इतने सारे नेशंस के स्टेट्स ऑफ द हेड्स साथ में मीटिंग्स कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, बायलैटरल कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, क्या ये मैसेज इस समय एक फाउंडिंग ब्लॉक बन जाएगा आगे ऐसी कॉन्फ्रेंसेस बनाने के लिए? चाहे हमारे पास नो टेरर कॉन्फ्रेंसेस जैसे हमने थोड़ी दिन पहले किया है, चाहे हम बात करें इंडिया में UNSC का परमानेंट 5 नेशंस के अंदर नाम हो, उसके बारे में बात किया, और ऐसे काफी सारे बात हैं, ऐसी काफी सारे इश्यूज हैं जो इंडिया ग्लोबल फ्रंट के ऊपर आगे लाना चाहती है। तो हमारा जो मैसेज है वो रहेगा इंक्लूसिव, रेजिलिएंट, सस्टेनेबल ग्रोथ का। हमारा मैसेज रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ का। हमारा जो मैसेज रहेगा वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज रहेगा। हमारा जो मैसेज रहेगा वो विमेन लेड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा मैसेज रहेगा, क्योंकि आज हमारे देश में भी 1078 women to 1000 men है, जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स आई हैं। और हमारा जो मैसेज रहेगा कि ये मल्टीलैटरल जो ऑर्डर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, पोस्ट ब्रेटन वुड पीरियड के बाद, वो अब आउटडेटेड मॉडल है और उसके लिए एक नया मॉडल बनाना जरूरी है, जिसमें कि कई डेवलपिंग कंट्रीज को मेजर रोल प्ले करना आवश्यक है। बहुत बहुत अच्छी तरह आपने इसको एनकैप्सुलेट किया। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं मिस्टर अमिताभ कांत का, G20 शर्पा, एंड इट्स गोइंग टू बी एन एंथ्रॉलिंग राइड till November 2023. India has the presidency of G20. Huge round of applause once again. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ कांत जी कि आप यहाँ आए और आपने हमें रोड मैप दिया अगले साल के लिए, और मेघा आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं सेशन के संचालन